एक बार कमेंट करके बता देना लाइव होगी मेरी क्लास आपकी। नमस्कार मेरे भाई, चलिए अपनी क्लास आप देख पाए होंगे। आप सभी को नमस्कार और मेरे स्टूडेंट्स आप सबका स्वागत है हमारी कॉम्प्रिहेंशन की इस बहुत ही बेहतरीन सेशन में। और आज की अगर हम बात करें तो हमारी कॉम्प्रिहेंशन क्लास नंबर 6 है हमारी मेरी स्टूडेंट्स क्लास नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है। सो हमारी कॉम्प्रिहेंशन क्लास नंबर हमारी स्टूडेंट्स ये है 6। कॉम्प्रिहेंशन की क्लास नंबर 6 है हमारी। और चीजों को ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से रखना है चीजों को। लास्ट क्लास में हम बात करें क्लास नंबर 5 में हमने लेवल नंबर 3 करा। सो आज भी हम लेवल नंबर 3 करने वाले हैं, लेवल नंबर 3 करने वाले हैं। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर कहां तक लिया भैया 6 तक लिया है ना। लास्ट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो 1 से लेकर 6 तक लिया था, तो आज क्लास नंबर 6 में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास हमारा सेशन वो लेवल नंबर 3 का क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास में लेवल नंबर 4 की बात करेंगे। आइए चीजों को ध्यान से समझते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ते हैं। तो जो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। मेरे पास जिन स्टूडेंट की इंग्लिश की क्लास 2 बार देखी, जिनकी स्ट्रांग है उनको एक ही बार क्लास से काम चल जाएगा। क्या कहते हैं सेम पहला स्टेटमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्सेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। क्या है सोशलिज्म वाज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट फोर्सेस बात करें मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है, उसमें से बोला सोशलिज्म जो है ग्रेट रिजल्ट डायरेक्ट रिजल्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ये वो पहला स्टेटमेंट। अब आगे की तरफ देखते हैं क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। कहता है तो सोशलिज्म वाज अ डायरेक्ट चैलेंज टू कैपिटलिज्म एंड शाउट टू पुट एन एंड टू सच एन एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें सोशलिज्म के बारे में बात की। द गल्फ बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट क्या है भैया कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड आउट ऑफ दिस गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर स्प्रैंग डिस्प्यूट। तो रिच और पुअर के बीच में भैया डिस्प्यूट पैदा हुआ। इट जनरेटेड न्यू वेल्थ। इस चीज ने एक नई वेल्थ जनरेट कर दी। किस चीज ने किस चीज ने सोशलिज्म ने उसके लिए हो गई। ठीक है, या सोशलिज्म नहीं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं। क्या है तो इट जनरेटेड न्यू वेल्थ, बट एज दिस न्यू वेल्थ ओनली वेंट टू अ माइनॉरिटी इट कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इससे क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व नहीं हो जाता कि हमको क्या मिला, क्या मिला, आगे बढ़ते हैं। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्वेश्चन जो है हमारा प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन करने का जो सवाल है वो सॉल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री आगे प्रोडक्शन बढ़ गया। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आपको बहुत तकलीफ मिली तो ये मिली कि मैंने पहली स्टेटमेंट में बात की गई है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डेफिनेशन दी गई है, बताया इसको बताया गया है कि सोशलिज्म जो है वाज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सोशलिज्म डायरेक्ट रिजल्ट। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन। उसने क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन एकदम से सॉल्व कर दिया। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आया कि सर क्योंकि इसमें सोशलिज्म में क्या गया वाज अ डायरेक्ट चैलेंज टू कैपिटलिज्म एंड शाउट टू पुट एन एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें बात की जो है वो हैव नॉट सब गैप बनाने में उसमें बात की है। इसमें बात की जनरेटेड किसने जनरेट किया हुआ है सोशलिज्म या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जनरेट किया नई वेल्थ, बट नई वेल्थ जो है वो ओनली वेंट टू माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के पास चली। इट कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कि हमने वेरी गुड वेरी गुड मिल गया कि हमने वेरी गुड गैप बात की, वो बात की पहले हमारी चीज चालू हुई। इस चीज ने वेल्थ कमाई तो आ गई, लेकिन कमाई कहां से? दिस न्यू वेल्थ ओनली वेंट टू माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के पास चली। अगर माइनॉरिटी के पास चली जाएगी तो रहेगा तो ठीक है। द गल्फ बिटवीन द हैव एंड हैव नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज गैप बढ़ता चला गया। अभी होता चला गया, गैप बढ़ता चला गया। कंटिन्यू पहले हुआ कंटिन्यू होगा। एक और है कि आर और जो है क्यों में देखो आगे बात नहीं क्यों आएगा, पहले नहीं आएगा, आगे बात नहीं क्यों आएगा। तो आर क्यों में पहले बनेगा एक बन रहा है कि स्टार्टिंग लगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की आगे। तो ये चीज मिल रही है कि आर क्यों एक साथ है और ऐसे स्टार्टिंग है। तो ऐसे स्टार्टिंग आर क्यों एक साथ है, ऐसे स्टार्टिंग आर क्यों एक साथ नहीं, ऐसे स्टार्टिंग नहीं है, ये नहीं हुआ। अभी पत्रिका के पेपर बनाने का एक बार पढ़ के देखते हैं। देखो भैया कहता है मोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में देखिए सोशलिज्म एक डायरेक्ट रिजल्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसने प्रोडक्शन का चीजें समझ बता दी है। उसने नई वेल्थ जनरेट की है। इसका मतलब इसके लिए नई वेल्थ जनरेट की है जो कहां से माइनॉरिटी के पास चली। माइनॉरिटी के पास चली तो डिफरेंस जो भी रिकवर फिर सोशलिज्म में डायरेक्ट चैलेंज कैपिटलिज्म करने का और पुट एन एंड टू सच एन एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। गंदा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया उसको खत्म करना है। लेकिन इतना गंदा एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आया है। बात बताओ ये स्ट्रक्चर कहां आया है? ये अभी वेरी माइनॉरिटी का बता रहे हैं। इसके बाद की चीज आई इकोनॉमिक की बात आएगा। ये काम नहीं सही चुना। ये चीज होती है ये चीज ऐसा तो काम नहीं चुना है वो सही चुना है, काम नहीं चुना है वो सही चुना है। ठीक है, अब बच्चों जैसे आ लगे अपनी सार हो गई नहीं बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नाम करेगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने वेल्थ जनरेट की, वेल्थ किसके पास चली, माइनॉरिटी के पास चली। तो वो गैप इकट्ठा हो गया, गैप होगा तो माइनॉरिटी के पास जाएगी, पहले वाला सेंटेंस। चलो सर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी बाद में ना जो आपकी पीडीएफ में इजी क्वेश्चन आएगा बाद में ऐसा जो आपको इस पीडीएफ के होमवर्क क्वेश्चन दूंगा इजी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 इनमें क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। गांधी जी रीच्ड न्यू कैसल पहुंचे वो एंड टुक चार्ज ऑफ द एजुकेशन चार्ज। ये पहली चीज। अब देखो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मार्च, जो उन्होंने मार्च की, गांधी जी को अरेस्ट दो बार हुए, ठीक है, फिर रिलीज हुए, अरेस्ट थर्ड टाइम सेंट्रल, इस बार अरेस्ट हुए, ठीक है। एकदम मार्च को यहाँ बस उन्होंने बोला गए थे बस, ठीक है। अब द एम्प्लॉयर्स, ठीक है, रिटेलाइज्ड। अब ध्यान सुनना बात हो, एम्प्लॉयर जो कोई कंपनी है उनके बात होने से बात करें, बाय कटिंग ऑफ वाटर, पानी काटते थे, इलेक्ट्रिसिटी काटते थे, वर्कर्स वाटर देते थे, पानी काटते थे, लाइट काटते थे, बस फोर्सिंग देम टू लीव देम, उनको फोर्स करते थे छोड़ के। तो गांधी जी डिसाइड टू मार्च, उन्होंने मार्च करने का डिसाइड किया। अभी बात करें यहाँ मार्च करने का डिसाइड हुआ और यहाँ जब वो मार्च कर रहे थे तो अरेस्ट हुए थे। तो अब जरा लॉजिक समझो इस चीज का, अब जरा लॉजिक समझो। क्या वो मार्च करने से पहले ही अरेस्ट हो जाएंगे? क्या वो मार्च करने से पहले ही अरेस्ट हो जाएंगे? तो अगर आर्टिकल देखो मार्च पहले करेंगे अरेस्ट बाद में, इसका मतलब 100% आर के बाद भी है। आर के बाद कितना मुझे नहीं पता। अब कई बच्चे ऐसे आर्टिकल साथ मारो क्या है, अरे बीच में हो गया और बीच में मार्च के दौरान नहीं पता। हां ये जरूर है कि मार्च के दौरान हुए हैं तो जरूर कुछ बात से बात आगे बात कितना बात तो आगे बात नहीं मतलब एग्जाम में इतना निकला सिर्फ आगे बात एक ऑप्शन है इसमें पीआर से पहले बात आसान क्वेश्चन आ रहा है, दो ऑप्शन से करवा दो आगे बढ़ो। इसमें पेपर में आसान क्वेश्चन ऑप्शन से करते हैं। अगर एग्जाम में तो सब में पीआर करके देता है, ऑप्शन से मार देते आगे बढ़ते। फिर कहता है कि उन्होंने 2000 में आर्मी थी 2000 लोगों से वुमेन की बची ओवर द बॉर्डर एंड द सी देम लॉक इन टिकट ट्रांसफर जेल बंदी। द मोरल ऑफ द वर्कर्स जो बच्चे मोरल थे जो हौसला वर्कर्स था वो वेरी हाई, हौसला बहुत अटूट था। दे कंटिन्यू टू मार्च, उन्होंने मार्च कंटिन्यू रखी टिल दे वर प्रोसिक्यूटेड एंड सेंट टू जेल। जब तक उन्हें पकड़ा नहीं, सजा नहीं, कानून के तहत और जेल में डाला, वो डटे रहे। उनका हौसला नहीं टूटा। भाई हौसला क्यों नहीं टूटा? तो हौसला तोड़ने के लिए क्या होगा? हौसला तोड़ने के लिए अब ध्यान से सुनो, हौसला तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? उनका पानी काट लिया, इलेक्ट्रिसिटी काट ली और ठीक है और क्या किया? उन्होंने फोर्स किया कि चलो खत्म करो। जब वहां बस बताओ क्वार्टर्स में ठीक है अब धरना लोगे इस तरीके से चला। लेकिन जो वर्कर्स उनका हौसला बहुत अटूट था वो कंटिन्यू रखा उन्होंने मार्च जब तक वो जेल तक नहीं भेजा गया। जेल में जो क्या तब तक उठ गए। तो क्यू और एस एक साथ लगा। दूसरी चीज आप ध्यान से देखो बेटा, तो क्यू और एस आपको एक साथ नजर आएंगे, ठीक है। पहले ये हुआ होगा तब भी उठ गए, तो बेटा अच्छा हुआ तब भी उनका हौसला बढ़ा, तो सीक्वेंसिंग ऐसी होनी चाहिए। यहाँ क्यू एस नहीं, यहाँ क्यू एस नहीं, यहाँ क्यू एस है, लेकिन पत्थर के नहीं है, ये पत्थर के नहीं है, ठीक है। हां इसको पढ़िए आप गांधी जी ने डिसाइड किया, पहले गांधी जी ने डिसाइड किया, ठीक है। आरोप निकल मार्च करने डिसाइड किया, ये भी मार्च के दौरान हुआ, ये भी मार्च के दौरान हुआ, ये भी मार्च के दौरान हुआ। एक और हमारे पास इनके आरोप निकले सरेआम, भाई सरेआम आरोप नहीं है। हां जो नहीं है बेटा गांधी जी मार्च करने डिसाइड किया। बेटा ये सारी हरकतें मार्च के दौरान तो थी, अरेस्ट मार्च के दौरान, ये मार्च के दौरान अच्छा हुआ, उनका हौसला नहीं टूटा, मार्च के दौरान उन्होंने कंटिन्यू रखा। तो सब कुछ तो मार्च से हुआ है, तो सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया मार्च में, तो ये सब कुछ उसके बाद आरोप नहीं सिर्फ इसमें। तो पेपर में कभी दो मिनट देखो चांस तो क्या गांधी जी ने डिसाइड किया मार्च करने का। फिर क्यों उन्होंने क्या कहा? पानी लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। फिर उन्होंने बोला जब तक ऐसे कर लिया और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मार्च गांधी जी अरेस्ट हुए, ये बताया हुए गांधी जी अरेस्ट हुए। तीसरी बात में ये बिंदास दो नहीं थी अपनी स्टेटमेंट की लेकिन इफेक्ट सोचो, गांधी जी ने डिसाइड किया मार्च करेंगे, उसकी इफेक्ट नहीं मार्च के दौरान ये भी हुआ तो अपनी हुआ, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को समझने की कोशिश कीजिए। 9 में क्या है वो देखिएगा। 9 में कहता है द मास्टर ऑलवेज सेज रिफ्यूज टू बी विजिबल, विजिबल मतलब हमेशा मास्टर ने ये कहा, ठीक है। आगे सुनिए, फिर
before you fall into self pity and blame games, remember that responsibility comes to only those who feel responsible. responsibility challenges are faced by the strong and courageous person, and if life brings you such opportunities, then turn failures into success. अगर आपके पास challenges आए तो accept करो failures success क्यों भी है. Life can be painful, but it need not be short. कहते हैं life painful हो सकती है, life painful हो सकती है, but हमेशा दुख नहीं जानी चाहिए. If you want to be happy, अगर खुश होना चाहते हैं, but it need not be short, तो दुख नहीं होनी चाहिए life. ठीक है, अगर खुश रहना चाहते हैं, find occasions to be cheerful, खुशी के बहाने ढूंढो. अभी बात करो, देखो सारी कहानी तभी हिट इसमें भी है ओपनिंग स्टेटमेंट जो ज्यादा रिलेट कर रहा है. सबसे पहले उसने कहा भाई जो मास्टर थे, हां हमारे से जो मास्टर थे उन्होंने लिखा. ठीक है, ये मतलब लड़ो. ठीक है, फिर उसके बाद मास्टर ने कहा हमेशा दूसरा बिफोर यू फॉल इनटू सेल्फ पिटी. ठीक है, आप ये करो, फिर चैलेंजेस आएंगे लेकिन फेलियर सक्सेस करो. फिर खुश रहना चाहते हो तो खुशी के बहाने ढूंढो. तब ये सारी चीजें आपको नहीं लगता लाइफ से रिलेटेड. लाइफ में ये करो, लाइफ में ये करो, लाइफ में ये करो. किसमें? लाइफ में. तो भैया मेरे ये आपकी पहली इंट्रो नहीं होना चाहिए दोस्तों. ये आपका इंट्रो नहीं होना चाहिए. लाइफ में ये करो, लाइफ में ये करो, लाइफ में ये करो. जीवन पेनफुल हो सकता है लेकिन इट नीड नॉट बी शॉर्ट. दुख में जिंदगी नहीं जानी चाहिए. ठीक है, तो क्या करो अब देखो. तो आउट नहीं लगा, आउट नहीं लगा, पत्थर के कुछ नहीं होता है. कहीं से शुरुआत करो, सोल्व करिए. अगर आउट नहीं लगा तो आपके साथ सीधी ये सही हो सकता है. आपको आज बात क्यों आगे बढ़े. लाइफ ऐसे हो सकती है. क्यों? चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रांग और करेजियस आपको बनाएंगे. इफ लाइफ ब्रिंग्स यू सच अपॉर्चुनिटीज, अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज लाइफ आपके पास आती है तो अपने फेलियर्स को सफलता में बदलो. तो ये भी बात है लाइफ में क्या होगा. तो ये बात लाइफ से रिलेटेड है, ये बात लाइफ से रिलेटेड है. चैलेंजेस जो आएंगे आपको, चैलेंजेस आर फेस्ड बाय स्ट्रांग एंड करेजियस पर्सन. ठीक है, हां तो हमने कहा लाइफ ब्रिंग्स यू सच अपॉर्चुनिटीज, लाइफ में आपके पास ऐसी चीजें आती हैं, हां टर्न फेलियर्स into सक्सेस. सफलता लाइफ में क्या कर सकता है. लाइफ पेनफुल हो सकती है, लाइफ शॉर्टफुल होनी चाहिए, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और इस तरह की एक्टिविटी सच अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो फेलियर्स को सफलता में बदलो. तो ये रिलेटेड है. आगे बात इफ यू वांट टू बी हैप्पी फाइंड ओकेशंस टू बी cheerful. अगर लाइफ से रिलेटेड बात है, लाइफ में क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए, ये हो सकता है, ऐसा होता है, ये बदलो. तो ये लाइफ से रिलेटेड बात है और ये नहीं लाइफ से रिलेटेड बात है. तो हमारे हिसाब से आउट हो जाता है. अब उसको फिर से पढ़ देगा, फिर भगवान नहीं हुआ, फिर भगवान नहीं हुआ और ना ये पत्थर लगी. एक बार पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ोगे तो आपके पास तीन चार पेपर पढ़ चुके हो तो फिर से पढ़ लेना. आज लाइफ ये हो सकती है, लाइफ में नहीं होनी चाहिए. जो चैलेंजेस आएंगे स्ट्रांग लेकिन लाइफ में हमेशा ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले तो सफलता हासिल करो. एस इफ यू वांट टू बी हैप्पी, अगर खुश रहना चाहते हो तो अपना cheerful रहो हमेशा. बी बिफोर यू फॉल इनटू सेल्फ पिटी, अगर दुखाए तो ठीक है, ब्लेम गेम्स तो याद रखने के बाद रिस्पांसिबिलिटी उनका है जो रिस्पांसिबिलिटी समझते हैं आपको दुखाए तो हमेशा बात याद रखिएगा. तो ये भी लाइफ से रिलेटेड बात है, ये भी लाइफ से रिलेटेड बात है. फिर इसमें कहा अगर आप खुश रहना चाहते हो खुशी के बहाने ढूंढो, और कभी कभी दुखाए तो ये बात याद रखना रिस्पांसिबिलिटी उनके पास आती है जो रिस्पांसिबल होते हैं. तो ये करिए. फिर दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ कॉन्टेक्ट लाइफ. ऐसे ही आपको लाइफ जीनी चाहिए. ये निकलती है ऐसे ही आपको लाइफ जीनी चाहिए. कैसे जीनी? ऐसे 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 ऐसे. तो लाइफ ऐसी हो सकती है, लाइफ ऐसी हो सकती है. आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये गलत लाइफ जीनी. भैया करेक्ट ऑप्शन हिंट होती है. अच्छा फिर से एक और बात बताता हूं, एक और बात में. और मैं ये मान के चलूंगा बच्चे कि आप एक पढ़े लिखे बच्चे, आप एक पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं. मैं ये मान के चलूं आप सर ये बात क्यों कह रहे हो. कई बच्चों के दिमाग में एक कीड़ा होता है जो कभी नहीं जाता. वो कीड़ा क्या होता है. गुरुजी इतना सारा पढ़ूंगा तो पेपर में टाइम लग जाएगा. मैं बिल्कुल लग जाएगा. किस बेवकूफ का पेपर में टाइम लगेगा. बिल्कुल लगेगा टाइम. तो गुरुजी पेपर कैसे पूरा होगा, पेपर पूरा करने से पूरा होगा. भाई मेरे कौन सी नौकरी तैयारी कर रहे हो. और तो देख अगर आप 85 नौकरी तैयारी करो तो इजी पैर बनाएंगे. आपको बनना इंस्पेक्टर है, आपको जाना डिफेंस में जो आपको करनी चाहिए तो थोड़े पैर बनाएंगे. तो प्रैक्टिस मेरे को आज आपकी पैर बल्कि छठी क्लास है. आप छठी क्लास में जाते हो शक्तिमान बन जाओ. अभी भगवान नहीं तो कम से कम बोल रहा हूं 150 पैर जब प्रैक्टिस करो. कम से कम जब 150 पैर प्रैक्टिस करोगे तो मेरे को एक बात बता, हमने 30 से करीब कर लिया, मतलब 40 कर लिया. अरे पगले जब 40 के करीब पैर कर तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो सोच 150 प्लस पैर कर लेगा तो तेरी स्पीड, तेरी एक्यूरेसी, तेरा कॉन्फिडेंस, तेरा विजन कितना आगे जा चुका होगा. तब जाके पेपर निकलेगा. तो एक बेवकूफ स्टूडेंट ये लगा क्या सोच रहा है कि 40 क्वेश्चन किए और आगे से पेपर ले आओ. लेट्स सी जो बस पेपर पे आगे तू 150 क्वेश्चन प्रीवियस मतलब 150 क्वेश्चन पैर प्रैक्टिस करेगा. उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएगा. ये आगे चल के आपने मॉक टेस्ट लगाने, मॉक लगाओगे कम से कम 30 मॉक टेस्ट लगाओगे इंग्लिश उनमें भी पैर बनाएंगे. फिर तू बेवकूफ नहीं का पेपर देने जाएगा. नहीं हल्के पैर में बहुत आराम से नहीं के बाद मेंस आएगा तो वो भी पैर प्रैक्टिस कर चुका होगा. यहां पर देखो तू मेंस का पेपर देने जाएगा तब तक तू पैर का पाप बन चुका होगा. मुझे ये पैर में सोच रहा हूं मुझे नहीं लगती. मैं तो उसको पढ़ता मुझे इतना आसान लगा था. सिंपल चीज है. यहां कहता है ये बनाओ लाइफ ऐसे मेरे को पता लाइफ में फेस करना है. लाइफ रिलेटेड बात और के साथ और के साथ हां और स्टार्ट के साथ लिया कौन सा आंसर लगा. आंसर लगा फिर प्रैक्टिस आपके सोच रहे पिछली क्लास बाद तुम मेंस में जाओ. आज हमारे ठीक है बंदूक दिखा बाहर ऐसा सोच निशान लगा होता निशान ठीक लगे उसका नहीं चल रही होगी. जब ट्रेनिंग चल रही होगी सलाम कैसे होगा. मैं तो निशान 3 4 बार लेते कोई मार देगा और दूसरा वो कुछ लड़ाई कब लड़नी है तब तक पता नहीं कितने चीजें सीख चुका हूं. समझ में तो ये बिल्कुल मत करो. ठीक है. अच्छा दूसरी बात बताता हूं. दूसरी चीज को ये बात इंशाल्लाह क्लास में कई बच्चों लगता है आज बात ऐसी हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. किसने ना किया फिर आप वही कर रहे हो. बेटा सीक्वेंसिंग खराब करें. सीक्वेंसिंग क्या है कि आपने लाइफ के बाद लाइफ ऐसी हो सकती है. लाइफ ऐसी लाइफ में आपके पास चैलेंजेस आ सकते हैं और लाइफ पर ऐसा कुछ लाइफ तो तैयार हो लड़ो. तो लाइफ कैसी कैसी हो सकती है इसमें बताया. फिर लाइफ में कैसे लड़ोगे इनमें बताया. तो सीक्वेंसिंग खराब है. आपको लाइफ ऐसी हो सकती है ऐसा मानो कि क्यों दिया नहीं एग्जाम अगर क्यों नहीं दिया तो आपके पास बिल्कुल आ सकता है. लाइफ ऐसी हो सकती है हां और लाइफ ऐसी हो सकती है और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुशी के बाहर ढूंढिए. फिर आगे बढ़ो. कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल हो सकता है. लेकिन बेटा यहां लाइफ से रिलेटेड बात है और यहां भी लाइफ से रिलेटेड बात है. तो मुझे लगता है उन बातों को खत्म करो. तब बताओ लाइफ में क्या आ सकता है और आपको कैसे जीवन बिताना चाहिए. तो वो चीज आप दिमाग में रखो. ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे सीक्वेंसिंग जो लिखी गई है वही हो. ऐसा भी हो सकता है इसकी सीक्वेंसिंग से अलग हो. जरूरी नहीं लेकिन सिस्टमैटिक तरीका है. अभी बात बताओ वहां पे क्या समझाता है. गांधी जी पहले मार्च की साइड मार्च के दौरान ये चीज सीक्वेंसिंग वो सीक्वेंसिंग मत मिला. ठीक है वो सीक्वेंसिंग मत मिला. तो सीक्वेंसिंग क्या है वो चीज को समझो. पहले चीज होंगी फिर इफेक्ट देखोगे फिर सॉल्यूशन ढूंढोगे. ये चीज ठीक है. पहली चीज बीमारी आई इलाज बीमारी से रिलेटेड बात लिखनी है रिलेटेड बात फिर इलाज बात करें. पहले इलाज फिर बीमारी नहीं है वो सीक्वेंसिंग ठीक है. तो घबराना नहीं. दूसरी चीज एक बच्चा अपने कितना भी अच्छा बच्चा पैर में उसके अच्छे नहीं हो अच्छा बच्चा पैर में उसके अच्छे हो ज्यादा कर लेगा. 150 मिनट बोला 150 के पास 100 500 फिर 200 फिर एंड पेपर तो बस आएगा. चलिए इनको समझिए. चलो क्वेश्चन नंबर 10 अप्लाई कीजिए. अब क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं यार. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है इकोलॉजी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये और ये डिटरमाइन एस आगे बढ़ते हैं सर. कहते हैं सम हिस्टोरिकल ठीक है बायोग्राफर्स की बात करें आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग सेंटर ऑफ ओरिजिन्स. ठीक है मोस्ट स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशंस रिजल्ट फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीस फैक्टर्स. कहते हैं ज्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूशन है हां डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक है कॉम्बिनेशन से तैयार होता है. यही इंट्रोडक्शन दिया गया है. किन कॉम्बिनेशन ऑल दीस फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स. सब फैक्टर्स ना इकोलॉजी हिस्ट्री और ज्योग्राफी. ठीक है वही फैक्टर्स. ओके तो ये हो सकता है आंसर. बट बायोजियोग्राफिकर्स जो है हमारे पास हां बायोजियोग्राफिकर्स टेंड टू स्पेशलाइज इन इकोलॉजी इकोलॉजिकल एस्पेक्ट इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट सारी बात कर रहे हैं. तो बट बायोग्राफर्स बट से तो एकदम से कहां बायोग्राफर्स ये चाहते हैं परंतु बायोग्राफर्स इसमें स्पेशलाइज होते हैं. तो कोई और किसी और में स्पेशलाइज होगा है ना. चलो आगे इकोलॉजिकल बायोग्राफर्स क्या होते हैं आर इंटरेस्टेड इन इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट. मतलब इकोलॉजिकल वाले बंदे ये बात करते हैं. बायो अगर हम बायोजियोग्राफर्स की बात करें बायोजियोग्राफर्स इसकी बात करते हैं. इकोलॉजिकल बायोग्राफर्स इसकी बात करते हैं और हिस्टोरिकल बायोग्राफर्स इसकी बात करते हैं. आसान लग रहा है बेटा. क्या कर रहे हैं इकोलॉजिकल वाले बंदे इसकी बात करते हैं बायो वाले बंदे इसकी बात करते हैं हिस्टोरिकल वाले बंदे इसकी बात करते हैं. मोस्ट स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन से आते हैं. ऑल दीस फैक्टर्स इन फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से. बेटा कौन से फैक्टर्स सभी वाले फैक्टर्स. इसका मतलब ओपनिंग ये तो तीनों भाई हो गए. ये बात करते हैं ये बात करते हैं ये बात करते हैं. तो तीनों भाई हो गए मतलब पी आर और एस भाई हो गए. तीनों एक मुद्दे पे बात है. एक मुद्दे पे ये करते हैं ठीक है ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं और ये करते हैं. इसमें ये बात. लेकिन बेटा ध्यान से देखोगे यहां इसी तरह से इकोलॉजी हिस्टोरी और ज्योग्राफी डिटरमाइन करती है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करती है. मोस्ट स्पीशीज जो डिस्ट्रीब्यूशंस है आगे ना वो रिजल्ट होते हैं वो आते हैं इन्हीं से इन्हीं फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से. कौन से कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स के इन तीनों के क्या है कॉम्बिनेशन ये और ये. बेटा इसके बाद क्यों जो है वो ओपनिंग स्टेटमेंट बनी क्योंकि इन्हीं बात ये फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स ये फैक्टर्स जो यहां बोली कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का कॉम्बिनेशन यहां से डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट है. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्हीं फैक्टर्स से पैदा होता है. कैसे कैसे पैदा होता है ऐसे पैदा होता है ऐसे पैदा होता है ऐसे पैदा होता है. आप समझो पूरा आप समझो पूरा आप समझो पूरी भाषा को. ठीक है दोबारा देखो क्या कहा इकोलॉजी हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीन फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज्म का. तीन एस्पेक्ट है. हां फिर मोस्ट
स्पीशीज जो प्रजातियां हैं वो इसी डिस्ट्रीब्यूशन से आती हैं जो कॉम्बिनेशन है इन तीनों फैक्टर्स का। कैसे कैसे ऐसे 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 तो ये प्रोसेस होता है। तो इस हिसाब से क्यों नहीं जब क्यों नहीं लगा योग लेकिन भगवान तो नहीं पढ़ो पहले भी क्या पढ़ा इक्वल स्पीशीज जो फिर ये तो सोचो दोबारा ऑप्शन पढ़ेंगे पहले तो क्यों नहीं लगा तो डायरेक्ट से पढ़ेगा तो जो स्पीशीज है वो कॉम्बिनेशन से होती हैं बट बायोग्राफर्स जो है वो स्पेशलाइज होते हैं इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में और इकोलॉजिकल जो बायोग्राफर्स है वो इंटरेस्ट होते हैं इसमें और ये इसमें तो तीनों आने आगे पीछे चलते हैं तो यहां ये कॉम्बिनेशन सही है क्योंकि वहां ओपनिंग जो है वो क्यों लगा लगे बात मैंने ये होती है बस तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 ये तैयार हो गया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 11 अब इसी बात करेंगे 11 की वैल्यूज बात करेंगे। अब 11 को एक बार नजर मारिए सोल्व करने की कोशिश करिए मेरे साथ। देखिए सर 11 एक बार आपको समझाता हूं 11 कहता है द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की बात करें तो वो क्रिएशन है अ डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। ठीक है तो आप लोग तो यहां पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी की जो क्रिएशन है अपने आप में डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है। आगे आयुष्मान भारत जो है कंप्राइजेस ट्विन मिशंस उन्होंने ये सेट टू ट्रांसफॉर्म द नेशन एज 39 हेल्थ सिस्टम एकदम से जोड़ देंगे। दिस विल क्या चीज पता नहीं सर कुछ होगा। दिस विल आल्सो टेक अ फोस्टर अ लिंकेज अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर। आगे पॉलिसी एम्स पॉलिसी का एम है कौन सी पॉलिसी द नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है द पॉलिसी इस पॉलिसी का एम है बेटा हेलो भाई साहब हेलो इस पॉलिसी का एम है डेवलप करना एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो सर्व करे ऑल स्टेक होल्डर्स और इंप्रूव करे एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी। इस पॉलिसी का दिस विल बी कैरिड आउट ये चीज कंटिन्यू की जाएगी बाय ऑपरेशनलाइजिंग फर्स्टली 1.5 लाख हेल्थ विटनेस सेंटर्स पे ऑफर करेगी प्रिवेंटिव एंड प्रीवेंटिव केयर। बेटा तो बात है लेकिन ये आयुष्मान भारत एकदम से कहां गया मुझे नहीं पता। दिस विल आल्सो फॉस्टर ये चीज ये भी करेगी पहले दूसरी क्या करेगी वो बता दूंगा। द पॉलिसी बेटा ये इससे बढ़िया नहीं दे सकता आर हमें लगा तो भैया एक ही नहीं आर अब मैं फिर से भगवान तो नहीं आई दूसरे पढ़ लेला। अगर पेपर में समय हुआ कम बेटा इसको तुम क्या कर अगर पेपर में समय हुआ तो पढ़ समझ में पेपर में तो काम करेगा। ठीक है पहले नंबर 2017 के क्रिएशन डिजिटल टेक्नोलॉजी बनाई उन्होंने ये जो पॉलिसी है इसका है कि सब कुछ एक इंटीग्रेटेड इकट्ठा हो जाए हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम और सर्व जो नीड होगी। ठीक है फिर दिस विल ये पॉलिसी ये काम नहीं करेगी भाई साहब इससे तो नहीं होगा। ये पॉलिसी ये काम करेगी क्या करेगी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम को और रिक्वायरमेंट को इनको समझेगी और ये पॉलिसी दिस पॉलिसी विल आल्सो फॉस्टर लिंकेज बनाएगी अक्रॉस पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर बनाएगी। ये पॉलिसी ये करेगी आर एक साथ बेटा बस अब आगे पेपर चेक करने की जरूरत है कि मतलब सही शुरुआत करें सही शुरुआत आगे बात क्यों भी है स्टार्टिंग अपनी स्टार्टिंग लगी आया कोई ये चीज कंटिन्यू क्या चीज बात बताओ फिर नॉनसेंस है तो इसमें भी लेकिन स्टार्टिंग लगी इंपॉसिबल तो जैसे अब आपने क्या सोचा जल्दी कर दिया वो आपने नहीं किया जल्दी एग्जामिनर ने आपसे जल्दी करवाया आप फिर गोपाल के अंदर आपको लगता है आप फास्ट करोगे आप नहीं कर रहे हो एग्जामिनर करवाया आपसे अब उसकी कॉपी होगी तो आप नहीं कर सकते किसी किसी स्टेटमेंट में आ गया इसका मतलब एग्जामिनर चाहता था 24 स्टेटमेंट में आएगा पेपर जल्दी क्वेश्चन करेगा समझ रहे हो आप अपने आप नहीं गोपाल इसकी तो फाड़ लगाओ ये कर दिया अरे एग्जामिनर चाहता तो जल्दी करेगा एग्जामिनर चाहता तो लेट करेगा इसी क्वेश्चन को आज की एक ऑप्शन आ रहा है और उसमें देता हूं RQSP ये लोग खत्म गया टाइम खत्म गया टाइम RQ साथ RQ साथ RQ साथ अब देख PSTSP अब PSTSP इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा टाइम लगेगा तो एग्जामिनर है वो देता है हमारा वो चाहेगा जल्दी तो जल्दी वो चाहेगा लेट वो चाहेगा क्लियर तो क्लियर चाहेगा तो क्लियर चाहेगा टफ टफ बाहर जब गेट से बाहर निकलोगे तो आपको ना समझ लेगा कोई गेट वाला तो आसानी मुश्किल एग्जाम देना है सब कॉम्प्लिकेटेड जान पूछो ये ऑप्शन क्यों नहीं एग्जाम का अनपढ़ आदमी उसको नहीं देना था समझ सारे प्रीवियस क्वेश्चन उसको नहीं देना तो कोई प्रीवियस से पता चले तुम दूसरे में प्रैक्टिस करो जान पूछ के ऑप्शन डाल दे टाइम ज्यादा खराब समझ तो बहुत सही हो गया फिर आगे काम करते नहीं किया है क्वेश्चन अब आगे बात करते हैं ध्यान से समझिए चीजों को क्या करने की कोशिश कर रहा है कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड ऑन 26 जनवरी 1950 लेट डाउन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है सबको पता 26 जनवरी 1950 में हुआ था बेसिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज थे क्या है आगे अब आगे बेसिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज थे अब आगे आगे क्या है इट वाज आल्सो टू बी फेडरेशन विद डेमार्केशन एंड स्फीयर्स ऑफ एक्शन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। पता नहीं क्या इससे तो ये बात आगे बढ़ते हैं क्या कहते हैं इंडिया वाज टू बी अ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचेस। इसमें इंडिया जो है वो बनने वाला था एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने वाला था ये चीज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन चालू हुआ ठीक है तो रिपब्लिक बनने वाला था ये बात क्लियर है क्योंकि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये बात दीज इंक्लूड ये चीज इंक्लूड करेंगे क्या चीज इंक्लूड करेंगे दीज इंक्लूड फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन फ्रीडम टू असेंबल ठीक है पीसफुल ये चीज इंक्लूड करेगी ठीक है ये कहने की कोशिश करता है इट गारंटी इसने गारंटी दी ऑल इंडियन सिटीजंस को सर्टेन फंडामेंटल राइट्स कि भाई सबको फंडामेंटल राइट मिले उप्स क्या राइट मिलेंगे फ्रीडम ये तो फंडामेंटल राइट्स है ओ भाई ये तो फंडामेंटल राइट्स है हां तो ये फंडामेंटल राइट मिलेंगे कौन से मिलेंगे ओ भाई साहब तो ऐसा एक साथ ऐसा एक साथ ऐसा इसलिए मतलब हमारे संविधान ने ये गारंटी दी कि सारे इंडियन सिटीजन को कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। दीज इंक्लूड ये राइट इंक्लूड करते हैं कौन कौन से दीज इंक्लूड कौन कौन से फंडामेंटल राइट अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला ये तो पता है जीएस नाम आ गया यार हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं क्या राइट होते हैं हमारे राइट होते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली ठीक है हमारे राइट्स है सर तो फंडामेंटल राइट्स है तो दीज इंक्लूड राइट इंक्लूड करते हैं कौन से यहां पे फंडामेंटल राइट इंक्लूड करते हैं अब यहां फंडामेंटल राइट की कोई बात नहीं इसमें फंडामेंटल राइट की कोई बात नहीं तो पी फंडामेंल राइट की जो है कोई बात नहीं वेरी गुड और क्यों फंडामेंटल राइट नहीं तो एसओआर में फंडामेंटल राइट की बात तो यहां पर फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे और ये फंडामेंटल राइट्स है तो ऐसा एक साथ है ठीक ठीक आइए तो हमने क्या बोला हमने बस ये करेंगे ऐसा आएगा ऐसा आएगा ठीक ठीक चलिए बात करेंगे तो ऐसा आएगा ऐसा यहाँ पहले सही से करेंगे आप नहीं पढ़ोगे एग्जाम में बोला क्या प्रैक्टिस करते हैं ये बढ़िया तो आपकी नॉर्मल नॉलेज काम है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स हैं और ये हमारे फंडामेंटल राइट हमारे दोनों साथ ऐसा इससे करेंगे कोई तो समझ जाओ ठीक है फिर कोई ढूंढूंगा यहां से दोबारा से ढूंढना क्यों भैया सही ना क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 13 मेहरबान कर देना आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 13 पेश कर रहा हूं जरा गौर फरमाइएगा ठीक है एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी एथिक्स जो है ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग के बाद क्या चाहिए द अल्टीमेट वर्थ ऑफ एक्शंस ऑफ एथिक्स अगली क्लास में मैं आपसे प्रीवियस क्वेश्चन तो मैंने मुश्किल क्वेश्चन आपको समझा दिया आप प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हो आप कैसे करना आसान है ये क्वेश्चन है ना प्रीवियस एग्जाम से सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पुराने एग्जाम से आप लोग ये क्यों आपने सब बताया बेटा प्रैक्टिस करना मतलब मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस इजी तो आपको बोल देते जब लेवल 1 2 का तो बोल देते जी 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 लेवल 1 2 वही एग्जाम अगर एग्जाम फर्स्ट आया तो लेवल 3 जाएगा इसलिए जब मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन उठाएंगे आप लोग यार बिल्कुल नीचे के क्वेश्चन कराऊंगा ये सीपीयू का है ये ठीक है सीजीएल मेंस का है ये सीएसएस मेंस का है एमबीएस का है ये जावा सीएस लिखिए आप यूं क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन नहीं फायदा तो अभी मैं तोड़ रहा हूं थोड़ा सा लेवल 3 में इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन लेवल 4 लेवल 4 का क्वेश्चन इसमें एक सेंटेंस पूरी किया था ठीक है
तो पहले लेवल का मजा आएगा, तो पिछले वहां जाएगा। चलो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। वापस हमारे पास क्या कहते हैं, एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी ब्रांच ऑफ कंसर्न विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट और राइट, क्या सही है क्या गलत है, वो बात करते हैं। आगे फॉर मेनी फिलोसफर्स ओनली ह्यूमन आर मोरल एजेंट्स, बीइंग कैपेबल ऑफ एक्टिंग मॉरली और मॉरली कर सकते हैं इंसान। ठीक है, आगे क्यों कहते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स जो है वो पूछता है हमारी मॉरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन और वर्ल्ड अराउंड अस। जो एनवायरमेंटल एथिक्स होता है उसी बारे में बात करते हैं। एथिक्स जो है इवैल्यूएटेड द रिलेशनशिप रूल्स प्रिंसिपल्स सपोर्टेड दैट रिक्वायर्ड और फॉरबिड सर्टेन एथिक्स, जो बात करता है ना वो ये बात करता है। ठीक है, तो यार ये एथिक्स के बारे में बात, एथिक्स क्या करता है, एनवायरमेंटल एथिक्स क्या करता है, उसी बात एथिक्स टाइप है। एथिक्स इवैल्यूएट करता है रिलेशनशिप रूल्स प्रिंसिपल्स, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉरबिड सर्टेन कुछ काम को रोकने। वैल्यू इज अ मेजर ऑफ द वर्थ ऑफ समथिंग। वैल्यू बात कर सकते हैं, क्या बात कर, तो ये बात लेकिन तो इससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट क्या है, एथिक्स अपने आप में एथिक्स की डेफिनेशन, एथिक्स अपने आप में ब्रांच ऑफ फिलॉसफी जो कंसर्न करती है। ठीक है, सही और गलत के बीच। फिर उसने बोला एथिक्स इवैल्यूएट करता है एथिक्स क्या करता है, एथिक्स डेफिनेशन, एथिक्स क्या करता है बेटा, ये उसके बारे में बात नहीं, अलग अलग बात, वैल्यू बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल एथिक्स बात कर रहे हैं, यहाँ के मैंने फिलॉसफर्स ये कहते हैं वो जो भी बात हुई है, लेकिन इससे रिलेटेड तो आरोप नहीं है, आरोप नहीं है, इसमें नहीं है, आरोप नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। दो अच्छा बात फिर से अगर एग्जाम में आपका ठीक है प्यारा दोस्त होता है एक ऑप्शन देता है, ठीक है, एक ऑप्शन देता है, एक ऑप्शन देता है तो काम नहीं चलता है, ठीक है, काम नहीं चलता। फिर कहता है बेटा वैल्यू इज अ मेजर ऑफ वर्थ ऑफ समथिंग बट वैल्यूज कैन बी ईदर। देखो अब ये वैल्यूज की बात हुई है, नाइस मूवी नाइस मूवी नाइस मूवी, इसका मतलब ये नहीं होगा मैं ध्यान देने की बात, और इसमें वैल्यूज है तो ये नहीं लगा तो ये ऐसे नहीं लगा उसमें ऐसे नहीं, तो ये ऑप्शन लगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन लगा देखो बात नहीं, चलो एथिक्स ब्रांच ऑफ फिलॉसफी जो सही और गलत के बारे में करता है। एथिक्स इवैल्यूएट करता है रिलेशनशिप रूल्स और प्रिंसिपल्स। ठीक है, क्यों एनवायरमेंटल एथिक्स करता है वो ये चीज करता है। फॉर मेनी फिलॉसफर्स ओनली ह्यूमन जो है वो एजेंट है जो सही और गलत समझता है। वैल्यूज अपने आप में बहुत है इस चीज की, बट वैल्यूज ये नहीं हो सकती, तो बिल्कुल ठीक है। क्यों इसमें एथिक्स की बात है, इसमें एनवायरमेंटल एथिक्स की बात है, कुछ फिलॉसफर्स क्या सोचते हैं वो इसमें वैल्यूज की बात दोनों, यहाँ एथिक्स की बात, इसमें वैल्यूज की बात, तो समझते हैं ऑप्शन नंबर 1 सही सही मस्त। तो ये चीज हमारे पास निकल के आती है, कोई दिक्कत बा नहीं ना। अब हमारे पास अब मैंने क्या किया है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन में फिर मैंने क्या 14 के बाद इजी क्वेश्चन था क्योंकि मुझे बोल दिया। अब देखो पहले छोटे क्वेश्चन देखो, छोटे क्वेश्चन देखो, अब इजी क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन मस्त नहीं लगेगा, इजी क्वेश्चन क्योंकि 14 से आपको देता हूँ आपको सारे क्वेश्चन इजी 30 क्वेश्चन नीचे आ जाओगे इजी क्वेश्चन ये इजी क्वेश्चन देखो, अब नीचे आ जाओगे स्टूडेंट्स आपको इजी क्वेश्चन देखो, जान पूछ 30 क्वेश्चन जान पूछ मैंने इजी क्वेश्चन बात करती है, मुझे पता मुझे पहले मुश्किल क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा है, 14 भी मुश्किल है, 13 क्वेश्चन मुश्किल है। अब क्वेश्चन नंबर 14 से आसान क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 आप अपने आप बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 14 अपने आप बनाओगे, इसी बात इजी क्वेश्चन सामने करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट्स, 14 में क्या कहता है, 14 में क्या कहता है, 14 में क्या कहता है, अर्गेनाइजेशन जो इंडिया में हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट एंड ठीक है इरिवर्सिबल प्रोसेस बन चुकी है, इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, क्या बन चुकी है अर्गेनाइजेशन, पहली चीज अर्गेनाइजेशन बन चुकी है। आगे देखते हैं, हां The 2030 development एजेंडा देखिए यूनाइटेड नेशंस का has emphasized the role of sustainable cities for making cities exclusive, safe, for relations and sustainable। ये बात इससे कहां लिखी है, कहां यूएस में कहां यूनाइटेड नेशंस में बात नहीं। दिस शोज ये शो करती है that India is in midst of transition from a pyramidally rural to ठीक है, अब आपने बोला इंडिया इससे ये शो करती है तो हमें देखना क्या ये तो ये भी से लिखना अच्छा। The process of urbanization has been characterized by a dramatic increase in the number of large cities। अगर आपको प्रोसेस urbanization की देखनी है तो वो दिखती है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ लार्ज सिटी बढ़ रही है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। अब इसके बाद इट इज एन इंपॉर्टेंट डेटरमिनेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटरमिनेंट है नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन का। कौन अर्बनाइजेशन, तो ये एसबी से लिख सकता है, एसबी से लिख सकता है, तो इससे एसबी लिख सकता है, इससे आरबी लिख सकता है। क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट में ये क्योंकि इसलिए इंडिया अर्बनाइजेशन जो इंडिया में वो बहुत ही इरिवर्सिबल प्रोसेस बन चुकी है। लेकिन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लार्ज सिटीज, वो देख सकते हैं प्रोसेस नंबर ऑफ लार्ज सिटीज में देख सकते हैं, लेकिन आरबी लगा है और कहो तो बेटा एसबी लगा है। इट इज एन इंपॉर्टेंट डेटरमिनेंट, अपने आप में इंपॉर्टेंट डेटरमिनेंट है इस चीज। ठीक है, अगर ये लगा तो क्या क्या एक बात करते हैं देखो दिस शोज ये शो करता है इंडिया में ये चीज तो नहीं पता लेटर और द 2030 ये तो एकदम से आ गया, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल इररिलेवेंट। अब पेपर में दो ऑप्शन देते हैं आपको, अब जो ज्यादा लगेगा वो देखो, अब वैसे मुझे आज ज्यादा लगेगा तो चांस लेते हैं। ठीक है, हां तो क्या देखो फिर अगर एंडिंग देखने की कोशिश करें एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। अगर हम सेंसस की बात करें इंडिया में तो देखो यहां इसकी एंडिंग है पी और इसकी एंडिंग है पी, दोनों की एंडिंग भी है, दोनों की एंडिंग भी है, तो पी में क्या कहता है तो 2030 में अगर मैं समझे तो ये है और एज पर सेंसस इंडिया में समझे तो अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो ये तो दोनों एक साथ देगा, ये दोनों एक साथ उसने बदल दिया तो एग्जाम में देखो किसी मुश्किल आ गया अपन लगा। चलो डेफिनेशन पहले बात अर्बनाइजेशन इंडिया में बढ़ता जा रहा है, बन चुका है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस बन चुका है। फिर द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रामेटिक इंक्रीज नंबर ऑफ सिटीज में इंक्रीज हुई है। ठीक है, नंबर ऑफ सिटीज बढ़ी। अगर फिर आगे क्यों बढ़ दिस ये शो करता है कि इंडिया एक मिडस्ट ऑफ ट्रांजिशन है, सो पीरियड रूरल टू ठीक है सोसाइटी में बन चुकी है, इंडिया में ऐसा हो चुका है, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज शो करते हैं, उसके बाद एस इट इज इंपॉर्टेंट डेटरमिनेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसके बाद कैलकुलेट कैसे करेगा मैं क्योंकि बाद एस पढ़ो और फिर एस के बाद बी पढ़ो, अब एस के बाद बी 2030 डेवलपमेंट ये कहती है, तो अब ज्यादा ध्यान से सुनना वो फ्लोनिंग बाय एक बार सी पढ़ देखो। मैंने बोला अर्बनाइजेशन इंडिया में इंपॉर्टेंट और वो चीज बन चुकी है, इट इज एन इंपॉर्टेंट यहां पर इंट्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट डेटरमिनेंट बन चुका है हमारी नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन का। कौन अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट डेटरमिनेंट बन चुका है हमारी नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है और इसकी वजह से हमारी घट रही है। द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लार्ज सिटीज। इसकी प्रोसेस देखी जा सकती है कि लार्ज सिटीज में बढ़ रही है, क्यों दिस शोज ये शो करता है आर्टिकल नंबर ये शो करता है कि इंडिया अपने आप में ट्रांजिशन में ठीक है, अपने आप में ट्रांजिशन में ठीक है, इंडिया अपने आप में कर रही है। अभी बात सिर्फ ये बात अगर मैं इसको एकदम सरली क्यों के बाद ले जाऊंगा तो आर्टिकल दोनों एक साथ में बोल रहा हूं ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इधर बढ़ा रहा हूं इसके बाद भी पढ़ रहा हूं, इसके बाद भी कैसे लिखेगा एक नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ और गरीबी हटाने से मदद की है। ठीक है, 2030 का एजेंडा यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कहने लगा है, तो यहां क्या होगा ये एक है इसके लिए, तो इस नाउन के लिए जो प्रोनाउन है बीच में कहां फिट करूंगा, अगर मैं इसको आर को स्टार्टिंग लेके चलूं जो कि हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा मैं इसको बीच में कहां फिट करूंगा क्योंकि एस जो बात है वो बात कर रहा है अर्बनाइजेशन इट इज एन इंपॉर्टेंट डेटरमिनेंट, ये इंपॉर्टेंट डेटरमिनेंट कौन कौन अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन की बात हो रही है तो मैं इसको कहां फिट करूंगा सडनली मैं इसको बीच में कहां फिट करूंगा, तो हमारे पास ये ठीक है क्योंकि ये भी अर्बनाइजेशन की बात कर रहा है ये भी अर्बनाइजेशन की बात कर रहा है, तो आप इसको ले लोगे बीच में जो इसके लिए इसको कहां फिट करोगे, इसको कहां फिट करो, तो ये चीज याद रखिए दिमाग में, ये भी चीज बात कर रहा है पहले उसने क्या समझाया अर्बनाइजेशन इंडिया में क्या बन चुका है इंपॉर्टेंट और इरिवर्सिबल प्रोसेस बन चुका है और अर्बनाइजेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट डेटरमिनेंट है हमारी नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ का। उसके बाद उस प्रोसेस को बताया प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन और अर्बनाइजेशन की प्रोसेस बन चुकी है, तो ये भी अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन है, ये भी अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन है, फिर उसी प्रोसेस को समझाया, इसी प्रोसेस बढ़ती जा रही है, फिर नंबर ऑफ सिटीज बढ़ती जा रही है। फिर आपने बताया कि ये चीज ये शो करती है, फिर इसके हिसाब से फिर इसके हिसाब से क्या है और इसके हिसाब से क्या है आपने बताया, तो दोनों ही डेफिनेशन है ऐसा ये भी डेफिनेशन है ये भी डेफिनेशन इसमें प्रोसेस को बताया इसमें डिफाइन किया है, तो अर्बनाइजेशन क्या बन चुका है अर्बनाइजेशन क्या है अर्बनाइजेशन की प्रोसेस बढ़ती जा रही है, ये डेफिनेशन एग्जाम में ये बस तो ये चीज देखो क्या प्रोसेस क्या है ये बीच में कहां फिट करूंगा क्योंकि बात कहां फिट करूं इसलिए मैं कहा लेकिन बताना बीच को आउट लगा ठीक है लेकिन आप इसमें लेकिन ऐसा नहीं लगा कि इसलिए आए दोनों बस दोनों ऑप्शन ठीक है, ये क्वेश्चन 14 था, अब 15 से आप कर लीजिएगा, इसको पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, लेवल 15 से आप लोग कर लीजिएगा, लेवल 15 की बात करें तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन आएंगे, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भाई इसको क्वेश्चन 15 से आप लोग करेगा, नेक्स्ट सेशन में आपकी प्रीवियस क्वेश्चन आएगा, अगले दो सेशन उसके बाद सबसे लास्ट में लेवल 4 इसलिए लेवल 4 है वो डिफरेंट टाइप के पैराग्राफ्स जिसमें एक ही सेंटेंस को ब्रेक करेगा और एक ही सेंटेंस को आपको मेक करना है, एक सेंटेंस बनाना वो डिफरेंट टाइप के पैराग्राफ्स होते हैं ठीक है, उनको सबसे लास्ट में लेकिन इसी टाइप के पैराग्राफ में टीवाई 2 कॉलम स्टार्ट करते हैं, टीवाई 2 कॉलम स्टार्ट ठीक है, ये ना देखिए आपको कॉन्फिडेंस बढ़े चलिए बाय टेक केयर कुछ आगे बस अगले सेशन में यानी कि कॉम्प्रिहेंशन की क्लास नंबर जब तक सेम क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करना कुछ नहीं करना सेम क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करना ठीक है चलिए बाय टेक केयर थैंक यू बेटा शाम को क्लास होगी 6 बजे आपकी होगी शाम को क्लास होगी 6 बजे होगी बोली की क्लास मिलते हैं।